तो इसको हम रिज्यूम करते हैं। तो वो कहते हैं जी कि सेल टैक्स की रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है 15 तक, लेकिन एफबीआर ने अपनी अथॉरिटी को, अपनी पावर्स को इस्तेमाल करते हुए 18 किया हुआ है कि 18 तक रिटर्न सबमिट करवा दें। अब होगा क्या, वो कहते हैं कि आपने नहीं करवाई 18 तक, लेकिन आप इसके 10 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर करवा देते हैं। तो जितने दिन आप एक्स्ट्रा लेते जाएंगे 10 दिन के अंदर करवा देते हैं, करवा देते हैं। क्या करवा देते हैं? रिटर्न फाइल। तो फिर आपको हर दिन का कितने पैसे देने पड़ेंगे? 200 रुपये सिर्फ। सही। अब बात यहाँ पे बनती है, बात यहाँ से कुछ इस तरह बन गई कि रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है, जो रिटर्न फाइल नहीं करेगा वो पेनल्टी देगा। पेनल्टी कितनी हो गई? 10,000 रुपया होगा। लेकिन कहते हैं कि या अगर वो जब रिटर्न फाइल करना ज़रूरी थी उसके 10 दिन के अंदर जमा करवा देता है, तो जितने दिन उसने जमा नहीं करवाई उस हर एक दिन के हिसाब से 200 रुपया दे देगा। ठीक है। अगर ये नहीं देगा तो 10,000 तो फिर देना ही पड़ेगा। ये 10 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर अगर दे देता तो फिर हर दिन का 200 रुपया, 200 रुपीज़। लेट्स सपोज के वो 9 दिन के बाद दे देता है, तो वो क्या करेगा? 9 × 200 कितने देगा फिर वो? 1800, 1800। सर अगर 10 दिन के बाद आगे चलते हैं। हाँ, फिर 10,000 देगा। अगर 10 हाँ, फिर अगर 10 दिन से ऊपर हो गया तो फिर वो 10,000 ही देगा। फिर उसके बाद 200 वाला ऑप्शन खत्म हो गया। अगर 10 दिन क्रॉस हो गए तो फिर 200 वाला ऑप्शन खत्म, फिर क्या देगा? 10,000। कहते हैं कि आप जब सेल करते हो, आप सेल टैक्स रजिस्टर्ड पर्सन हैं, तो आप सेल करते हैं तो आपको क्या सेल टैक्स इनवॉइस इशू करनी चाहिए? करनी चाहिए। तो आपको ये बताएं कि किस सेक्शन में जाके सेल टैक्स की इनवॉइस इशू करनी चाहिए? 23 सेक्शन 23 में आप सेल टैक्स इनवॉइस इशू करेंगे। आप बगैर सेल टैक्स इनवॉइस इशू किए आप अपनी गुड्स को बेच देते हो, तो आपने कानून को तोड़ा या नहीं तोड़ा? तोड़ा। ऑफेंस हुआ या नहीं हुआ? हुआ, क्योंकि ये कहा गया है कि जब भी आप सेल करेंगे, आप माल को, गुड्स को बेचेंगे, बेचते हुए एक इनवॉइस इशू करेंगे और सेक्शन 23 के मुताबिक इनवॉइस इशू करेंगे। आपने ये नहीं किया तो आपने एक ऑफेंस कर दिया। ऑफेंस हो गया तो फिर पेनल्टी तो बनेगी। अब पेनल्टी क्या है वो देख लेते हैं। वो 5,000 रुपया देगा। ठीक है। वो क्या करेगा? जिसको इनवॉइस देना ज़रूरी थी उसने इनवॉइस नहीं दी, तो अब क्या करेगा? वो उस पे लगेगा 5,000 रुपया या 3% ऑफ। किसका 3%? 3% किसका? जो टैक्स इन्वॉल्व है। इन दोनों का ये अमाउंट निकाली जाएगी और 5,000 इन दोनों का मुकाबला करवाया जाएगा। जो बड़ा होगा, जो हायर होगा, क्या होगा? हायर होगा। हायर जो है वो पेनल्टी लग जाएगी। जो हायर होगा वो पेनल्टी लग जाएगी। दोनों में से। हाँ। अब देखो, एक तो 5,000 ये था कि आपने इनवॉइस सेक्शन 23 के मुताबिक इशू करनी थी। ठीक है, लेकिन आपने नहीं की। अब आपको भुगतना पड़ेगा। मसला बन गया, क्योंकि आपने जैसे कहा गया आपने वैसे नहीं किया। तो फिर आप 5,000 या 3% ऑफ टैक्स इन्वॉल्व। टैक्स इन्वॉल्व में आपको बता देता हूँ कि लाइक आपने 10 लाख का सामान बेचा। 10 लाख का सामान बेचते हुए आपने इनवॉइस देनी थी, आपने नहीं दी। इस पे टैक्स कितना इन्वॉल्व है? 10 लाख का 17%। तो ये कितना बन गया? 1,70,000।
अब 1,70,000 का 3% निकालो, क्योंकि ये है 3% ऑफ टैक्स इन्वॉल्व। जी निकालें अपना मोबाइल और जल्दी से कैलकुलेट करके हमें दें 1,70,000 का 3% कितना होगा, और जो स्टूडेंट्स जूम पे हैं तो वो हमें बता दें। जी जल्दी से बताएं प्लीज। 1,70,000 का 3%, क्योंकि टैक्स इन्वॉल्व ये है ना, ये वो है जो कि हमने कहा इसका 3% टैक्स इन्वॉल्व। हाँ 5,100 5,100 5,100 जी जी। तो ये बना जी, स्टूडेंट बता रहे हैं कि 5,100। ठीक है, अब इन दोनों का मुकाबला करवाएगा जाएगा तो पेनल्टी कौन सी लगेगी, ये वाली लगेगी या ये वाली लगेगी? ये नीचे वाली ये लगेगी, ये वाली, क्योंकि ये ज्यादा बन गई है, तो ये वाली नहीं लगेगी। तो ये था सारे का सारा। आगे कौन सा ऑफेंस है और उसकी क्या पेनल्टी है वो देख लेते हैं। अच्छा, आगे कहते हैं कि देखो आप इनवॉइस इशू नहीं कर सकते। कौन बंदा इनवॉइस इशू नहीं कर सकता टैक्स की? सेक्शन 23 की इनवॉइस कौन नहीं इशू कर सकता? जो कि रजिस्टर्ड नहीं है। लेकिन आप अनऑथराइज्डली लोगों को धोखा दे के आप इनवॉइस इशू कर देते हो और पैसे खुद खा लेते हो, पेनल्टी तो लगेगी। देखो ऑफेंस हुआ या नहीं हुआ? ऑफेंस हो गया। अब इस पे जुर्माना होगा। जुर्माना क्या होगा वो जुर्माना देख लेते हैं। वो जुर्माना कुछ इस तरह से होगा कि आप कहोगे कि जुर्माना ये है कि 10,000 सही, या 5% ऑफ टैक्स इन्वॉल्व, जो भी हायर है, जो भी क्या है हायर। अब मान लो कि 10% यही वाला 10,000 यही ले लेते हैं और 5% जो है ना हम वैसे सपोज कर लेते हैं कि टैक्स इन्वॉल्व था ये वाला, टैक्स इन्वॉल्व ये वाला जी, इसका आप 5% निकाल दो। कि हम ये कह देते हैं कि उसको जब सेल कर उसने अनऑथराइज्डली 10 लाख की इनवॉइस इशू कर दी, हालांकि वो नहीं कर सकता था। ठीक है, तो उसका 17% टैक्स इन्वॉल्व ये हो गया, उसका 5% निकाल लें जी 8,500। अब देखो टैक्स इन्वॉल्व के हिसाब से कैलकुलेशन ये बनी और 10,000। इन दोनों में से अब बताया जाए कि वो कौन सी पेनल्टी लगेगी? 10,000। ये वाली लगेगी, ये वाली नहीं लगेगी। तो स्टूडेंट दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑफेंस, और ऑफेंस के बाद किसका? पेनल्टीज का। इसमें हर काम करने के साथ साथ पेनल्टीज लिखी हुई हैं। तो तरीकाकार आपको सजेस्ट कर दिया गया है, तो प्लीज़ इसको फॉलो करें और फॉलो करते हुए इसको मेमोराइज करें। 1 बाय 1 जो है इसको मेमोराइज करें और हम अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सेक्शन इज 34 एंड दैट 34 से पहले 33A। ये बड़ा खतरनाक है जी। (33A) के बारे में आप बताएंगे ये क्या है? व्हाट इज 33A? Proceeding against authorized person. हाँ, आप मुझे ये बताएं अंडर विच सेक्शन वी स्टडीड अबाउट द अथॉरिटीज ऑफ सेल टैक्स? Section 30. सेक्शन 30। कहते हैं सेक्शन 30 में जिनको हमने अथॉरिटियां बनाया वो अगर गलत काम करती हैं तो उनके साथ क्या होगा? वो कहता है 33A प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट
अथॉरिटीज। देखो अच्छा काम करने पर तो प्रोसीडिंग्स नहीं होती ना, प्रोसीडिंग्स कब कब होती हैं? बुरा काम करना। हाँ, जब आपने अच्छा काम नहीं किया तो फिर आपके खिलाफ होंगी प्रोसीडिंग्स। अब प्रोसीडिंग शुरू हो गई हैं, अब आपने उनका सामना करना है। हुआ क्या था कि आपने विलफुली, आपने मीन अथॉरिटीज, अथॉरिटीज कौन सी? जो सेक्शन 30 में लिखी हुई हैं और सेक्शन 30(D) तक जाती हैं, वो डायरेक्टरीज वगैरह नहीं थी, जी जी उनकी बात कर रहा हूँ। जी। तो विलफुली एंड नोइंगली, इरादे के साथ और जानते हुए आपने किसी को फायदा पहुंचाया, किसी किसको? टैक्स पेयर को, रजिस्टर्ड पर्सन को आपने नफा दे दिया। आपको बिठाया गया है एज अ कस्टोडियन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए आपको बिठाया गया है। आपने रेवेन्यू इकट्ठा करने के बजाय अपने लिए पैसा इकट्ठा करना शुरू कर दिया और जानते हुए, इरादे के साथ और जानते हुए आपने किसी को फ़ायदा पहुंचा दिया कि उसका टैक्स बनता था, आपने कहा चला लेंगे। अब पता चल गया तो उसके खिलाफ क्या होगा? उसके खिलाफ प्रोसीडिंग्स होंगी। अभी MCQ क्या आ सकता है कि कौन सी प्रोसीडिंग्स होंगी? क्रिमिनल होंगी। कौन सी प्रोसीडिंग्स होंगी? क्रिमिनल होंगी। किस कानून के अंदर होंगी? कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग। ये तो आगे हमने पढ़ना था वैसे। ये आगे है सेक्शन 30। नहीं नहीं, मुझे ना आप 1899 हाँ 1898 इसके तहत जनाब उसके खिलाफ प्रोसीडिंग्स होंगी, ठीक है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होंगी। और अपना एक और काम भी होगा कि जब FBR में प्रोसीडिंग्स हो रही हैं तो FBR चुप करके नहीं बैठेगा, बल्कि कंसर्न अदारे को बताएगा जिसका काम है प्रोसीडिंग्स करना कि जनाब हमारा एक बंदा क्रिमिनल काम में इन्वॉल्व है, तो आपको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि आप देखें लाइक FIA, लाइक नैब, तो आप जो FBR है खुद भी कर रहा होगा, साथ बता देगा कि हमने प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की हुई हैं, आपने अपने एंगल से देखना है तो आके देख लो। तो इसलिए जनाब बी केयरफुल। सेक्शन 33A इसीलिए डाला गया है कि जो दूसरे लोग हैं वो ऑफेंसेस और पेनल्टीज लग रही हैं 33 में जाके उनके ऊपर, कि वो ऑफेंस करते हैं पेनल्टी लग रही है। जब आपका अपना बंदा करेगा तो फिर क्या होगा? फिर उसको छोड़ देंगे? तो फिर उन्होंने कहा क्यों छोड़ेंगे, हम ऐसे करते हैं, हम एक पूरा का पूरा सेक्शन डाल देते हैं। पूरा सेक्शन डाल दिया गया और डाल के बता दिया गया कि जो प्रोसीडिंग्स होंगी उसके खिलाफ क्रिमिनल होगी। और फिर FBR नहीं करेगा, बल्कि FBR जो है वो बताएगा दूसरे इदारे को भी जिसका काम बनता है ये, और वो भी आके करेगा। ठीक हो गया जी। अब बताएगा कौन? ये बात है कि FBR, मैं कह रहा हूँ कि FBR बताएगा, तो कौन बताएगा FBR में से? आपका एडिशनल कमिश्नर बताएगा, आपका कमिश्नर बताएगा, आपका बोर्ड बताएगा, या आपका इंचार्ज बताएगा। MCQ आ गया, बताओ क्या होगा? CIR बताएगा। यहाँ पे नोट करो कि ये बताएगा, ये MCQ ठीक होगा। इसके अलावा जो भी कोई करेगा वो CIR बोर्ड को बता देगा, बोर्ड आगे बता देगा। ठीक है, बताएगा कौन? रेलिवेंट डिपार्टमेंट को कौन बताएगा? रेलिवेंट डिपार्टमेंट। रेलिवेंट डिपार्टमेंट को कौन बताएगा? बोर्ड बताएगा। ये याद रखिएगा। और इसके अंदर से और कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा कि सेक्शन कौन सा हो सकता है, बताएगा कौन, प्रोसीडिंग कौन सी वाली होंगी,
विलफुली और नोइंगली फ़ायदा पहुंचाया गया है तो तब ये लगेगा। अगर आपने विलफुली और नोइंगली नहीं किया, गैर इरादी तौर पे किसी को फ़ायदा पहुंच गया, आप काम कर रहे हैं, गलतियां होती हैं, गलती से पहुंच गया, तो फिर आपके खिलाफ ये सारा कुछ नहीं होगा। लेकिन आपने साबित करना होगा कि मेरा गैर इरादी तौर पे हुआ था, मैंने जानते विलफुली और नोइंगली नहीं किया, मैं तो सही इरादे पे काम कर रहा था, लेकिन ये हो गया। ठीक, तो ये है इट्स ऑल अबाउट 33A। आगे आ जाते जी डिफॉल्ट सरचार्ज। अब ये बला क्या है? क्या है जी डिफॉल्ट सरचार्ज? आपने रिटर्न जमा करवानी थी लेकिन नहीं जमा करवाई, विद और नोटिस आप डिफॉल्ट सरचार्ज जमा करवा सकते हैं। अगर आपको नोटिस आ जाए तो फिर चलो सेक्शन 34 वहाँ पे कुछ स्टूडेंट कोई ओके, इससे आगे सारे खत्म हैं सर। क्या कह रहे हैं? इससे आगे सारे खतरनाक हैं सर, इससे आगे सारे खतरनाक। अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट ये वाला सेक्शन का टाइटल आपने कभी नहीं भूलना, ना ऑफेंसेस और पेनल्टीज का सेक्शन भूलना है और ना डिफॉल्ट सरचार्ज का भूलना है। ये हो नहीं सकता कि वो पेपर में ना दे। ना इनवाइस का भूलना है, ना रिटर्न का भूलना है। सेक्शन कौन सा है? ना आपने एग्जाम्पशन का भूलना है, ना आपने जीरो रेट का भूलना है। ठीक है, ये वाले ऐसे तगड़े सेक्शन है कि ये टेस्ट होने नहीं होने। डिफॉल्ट सरचार्ज सेक्शन में टाइटल ये वाले जरूर आ जाएंगे। डिफॉल्ट कब होता है? आप में से बहुत से बैंकर हैं, आप बैंकर ने किसी को कर्ज दे दिया, बैंक ने, वो जिसको कर्ज दिया वो वक्त के ऊपर देने नहीं आता, वापस करने नहीं आता, तो आप क्या नहीं देते कि बंदा डिफॉल्ट कर गया, डिफॉल्ट हो गया। अब आप सेल टैक्स रजिस्टर्ड पर्सन हैं, आप चीज़ें बेच रहे हैं और बेच के लोगों से पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। वो क्या आपके अपने पैसे हैं? वो तो FBR के पैसे हैं। FBR के पैसे मीन पाकिस्तान गवर्नमेंट के पैसे हैं। ठीक है, उन्होंने खुद खाने हैं, वहाँ पे तो लगाने नहीं हैं जो वो अंदर बैठे हुए, तो ये उनके पैसे हैं। तो जब उनके पैसे को रोक लेगा तो उनको गुस्सा आता है, तो इसके लिए उन्होंने बनाया डिफॉल्ट सरचार्ज। हालांकि बना इसलिए नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पब्लिक का पैसा है, लेकिन पब्लिक के आता काम में कहीं और ही खर्च हो जाता है, इसलिए मैंने कहा अब डिफॉल्ट सरचार्ज की बात करते हैं। आप रिटर्न फाइल कर रहे हो 15 को, तो रिटर्न फाइल करते हुए जितना भी आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती है, आपने क्या वो पे नहीं करनी? आपने करनी है। आपने नहीं किया, अगर आपने पे नहीं किया तो आपने क्या कर दिया? आपने क्या किया? आपने डिफॉल्ट कर दिया, तो इसका आपको सरचार्ज तो भरना पड़ेगा। ठीक है, तो अब कितना भरना पड़ेगा जी? तो अगर तो आपने रिटर्न की वजह से फाइल करनी थी, नहीं की, तो आप और साथ में पैसा देना था, आपने नहीं दिया, तो फिर आपको 12% क्या है? कौन सा 12%? किसका 12%? टैक्सेबल, जितने पैसे आपने देने थे उसका 12%। 12% माहाना है, सालाना है, सेमी एनुअल है, तो कहना ये एनुअल है। अब मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन कैसे बनेंगे, आगे चलते हैं फिर मैं बताता हूँ। कहता है कि डिफॉल्ट किन वजूहात की बिना पे लगता है, मैं आपको वो काउंट कर देता हूँ। आपका टैक्स ड्यू था, आपने पे नहीं किया, आप पे डिफॉल्ट लग जाएगा। आपने टैक्स क्रेडिट लिया, टैक्स क्रेडिट मीन कि आपने टैक्स की एडजस्टमेंट ले ली, आपका बनता नहीं था, आपने ले लिया कि ये मैंने वहाँ पे दिया हुआ इसलिए FBR को नहीं दे रहा, बनती नहीं थी, तो इसलिए भी आपने डिफॉल्ट कर दिया। आपका रिफंड नहीं बनता, रिफंड नहीं बनता, लेकिन आपने रिफंड ले लिया, आपने गलत किया, ये भी डिफॉल्ट में आ जाएगा। आपका रिफंड 100 रुपये बनता था, आपने 200 रुपया ले लिया, तो आपने ये भी गलत किया, आपने 100 रुपये का एक्स्ट्रा रिफंड ले लिया, ये भी गलती है आपकी तरफ से। आपकी इनपुट एडजस्टमेंट थी, आपकी नहीं बनती थी, आपने ले ली, फिर भी आपको देना पड़ेगा। आपको 17% के हिसाब से
चीज़ें बेचते हुए टैक्स इकट्ठा करना चाहिए था, आपने 0% कर दिया। तो आपने पैसा इकट्ठा करना बनता था बेचते हुए, आपने नहीं किया, तो फिर भी आपने क्या किया, डिफ़ॉल्ट कर दिया। तो ये हैं वो इंस्टेंसेस, ये हैं वो एग्जांपल्स जब आप पे फ़र्ज था कि आप जो है वो आपने ये पे करना है, क्योंकि आप इकट्ठा करेंगे तो पे करेंगे, लेकिन आपने नहीं किया तो आप डिफ़ॉल्ट पे चले गए, तो आपको सरचार्ज लगेगा। और सरचार्ज क्या होगा, 12%। 12% कौन सा, एनुअली रेट जो है वो होगा। ठीक, रेट एनुअली भी होते हैं, सेमी एनुअली भी होते हैं, क्वार्टरली भी होते हैं और मंथली भी होते हैं। अब वो कहते हैं कि अगर ये तो था नॉर्मल हालात, अगर आपने टैक्स फ्रॉड करके और फ्रॉडुलेंट इंटेंट है और फिर आपने टैक्स पे नहीं किया, तो क्या रेट 12% होगा? उसने कहा नहीं, अब नोट करो, रेट होगा 2%, लेकिन पर मंथ क्या होगा, 2% होगा। और 2% किस तरह होगा, हर महीने। सही, तो अब इसमें वो पूछेगा कि कौन सा सेक्शन डील करता है डिफॉल्ट सरचार्ज को, आप कहेंगे सेक्शन 35। वो पूछेगा कि जो रेट ऑफ डिफॉल्ट सरचार्ज है जनरली वो कौन सा होता है, आप कहेंगे 12%। वो कहेगा कि 12% एनुअली होता है, सेमी एनुअली होता है, मंथली होता है, नॉन ऑफ दी अबव आप कहोगे एनुअली होता है। ठीक है, ये वजूहात मैंने आपको बता दी। कहते हैं अगर टैक्स फ्रॉड हो तो उसके हिसाब से फिर डिफॉल्ट सरचार्ज का रेट क्या होगा, आप कहोगे 2% पर मंथ। तो वो कहते हैं आप इसका एनुअल मुझे बता सकते हो, तो आप कहोगे ठीक है, आप महीने का 2 है तो साल में 12 महीने होते हैं, तो इसको फिर आप 24% कर लो। सही, ये सारा कुछ करने के बाद वो कहेगा यार इसको तो सारा पता है, अब मैं क्या करूं? वो कहेगा कि यार ये मुझे बताओ कि मैं किस दिन से कैलकुलेट करूं, करना शुरू करूं, कि कितने दिनों का डिफ़ॉल्ट हुआ है। मिसाल के तौर पर 15 तारीख को रिटर्न फाइल करना थी, आपने नहीं की। ठीक है, आप पे डिफ़ॉल्ट सरचार्ज लग गया, डिफ़ॉल्ट सरचार्ज लिया जाने लगा है, अगली 13 आ गई है, तो अब कितने दिनों का डिफ़ॉल्ट बनेगा? 15 से होगा। तो कहते कब शुरू करेंगे डिफ़ॉल्ट कैलकुलेट करना? हम 16 से करेंगे कि जिस दिन टैक्स जमा करवाना ड्यू था उस दिन नहीं जमा करवाया गया, उससे अगले दिन 16 से लेकर 13 तक जितने भी दिन बनेंगे उतने दिनों का ले लेंगे। तो दिन स्टार्ट कहाँ से होंगे? 16 से। ठीक है, अच्छा कहते हैं ये तो रिटर्न फाइल के साथ आपने बता दिया, अगर किसी ने रिफंड वाला जो है गलत काम किया हो तो कहेंगे जिस दिन रिफंड लिया उसी दिन से हम कैलकुलेट करना शुरू कर देंगे, इतने दिनों का डिफ़ॉल्ट सरचार्ज है। डिफ़ॉल्ट सरचार्ज दिनों का ही लेना है ना, कितने दिन डिफ़ॉल्ट रहा, कितने दिन आपने पैसे इस्तेमाल किया, आपने गवर्नमेंट के पैसे अपने पास रखे, तो वो दिन निकालने हैं ना। तो दिन कहाँ से शुरू होंगे? वो दिन जो मैं बता रहा हूँ इसी तरह शुरू होंगे कैलकुलेट करना। अगर आप किसी चीज़ का कोई चीज़ मालूम करना चाहते हो कि कितने दिन, तो किसी ना किसी दिन तो स्टार्ट होगा ना, तो स्टार्ट वाला दिन पता होना चाहिए हमें या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो इस वजह से मैं बता रहा हूँ कि जब रिटर्न फाइल करते हुए आपने डिफ़ॉल्ट कर दिया, पैसे नहीं जमा करवाए, तो जिस दिन रिटर्न फाइल होनी थी उससे अगले दिन से, और जब आपने रिफंड ले लिया, कोई एडजस्टमेंट ले ली, टैक्स क्रेडिट ले लिया जो कि नहीं बनता, तो जिस दिन लिया उसी दिन से काम स्टार्ट हो जाएगा, मीटर चलना शुरू हो जाएगा, गवर्नमेंट आपसे अपना सूद लेना शुरू कर देगी, किराया लेना शुरू कर देगी कि आप गवर्नमेंट के एसेट्स को यूज़ कर रहे हैं। एसेट, पैसा एक एसेट नहीं होता, आप गवर्नमेंट का एसेट यूज़ कर रहे हैं तो उस पर किराया लेना शुरू कर देगी। रिकॉर्डिंग सही हो रही है जी? यस। ठीक है, तो ये है सारे का सारा 34 जो कि डील करता था डिफ़ॉल्ट सरचार्ज से। यहाँ पे एक बड़ा ही बारीक सा पॉइंट है, वो नोट करवा देता हूँ। कहता है कि हमने टैक्स की डेफिनेशन पढ़ी थी, आपको बिल्कुल बड़े अच्छे तरीके से याद होगा कि आपने टैक्स की डेफिनेशन पढ़ी हुई है कि सेल टैक्स एक्ट में जब भी वर्ड आएगा टैक्स, उसका मतलब होगा सेल टैक्स। अभी ये टैक्स के अंदर है क्या कुछ? उसने कहा हर तरह का टैक्स, चाहे वो डिफ़ॉल्ट सरचार्ज हो, चाहे वो पेनल्टी हो, ये हो, वो सारे का सारा टैक्स में आ जाता है।
लेकिन उसने कहा कि सेक्शन 34 को जब पढ़ रहे होंगे ना, सेक्शन 34 को जब पढ़ रहे होंगे तो टैक्स ड्यू में ना, यहाँ पे टैक्स ड्यू है ना जी सर। कि आपका टैक्स ड्यू था, आपने पे नहीं किया, नहीं किया। तो यहाँ पे सिर्फ इसी सेक्शन के लिए टैक्स ड्यू के अंदर पेनल्टी शामिल नहीं होगी। ये है पॉइंट, नहीं होगी। पेनल्टी जो है वो अलग रहेगी, उसको टैक्स ड्यू के अंदर शामिल नहीं किया जाएगा। लाइक कि आपका ये इन्वॉल्व है टैक्स ड्यू और पेनल्टी 20 रुपए लग गई, तो आप कहें कि टैक्स ड्यू की टोटल अमाउंट 120 है, तो कहेंगे नो 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 नो, टैक्स ड्यू की अमाउंट 120 नहीं है, टैक्स ड्यू 100 ही है, ये 20 पेनल्टी है, ये अलग-अलग चीजें हैं। तो टैक्स ड्यू की डेफिनेशन इसको शामिल नहीं कर रहा किस सेक्शन के लिए, सेक्शन 34 के लिए। बाकियों में क्या होगा, होता रहेगा, पेनल्टी की अमाउंट को टैक्स ड्यू में शामिल कर लिया जाएगा। लेकिन सेक्शन 34 में जब आपने डिफॉल्ट से चार्ज कैलकुलेट करना होगा तो पेनल्टी को क्या किया जाएगा, अलग किया जाएगा। पॉइंट आई बिलीव कि आपको समझ आ गई है। अच्छा, दैट वाज ऑल अबाउट सेक्शन 34। अब हम मूव करने लगे हैं टू सेक्शन नेक्स्ट। अच्छा, कुछ ऐसे स्टूडेंट भी जो घर में बैठे होंगे जिन्होंने आज हमारे साथ जो चाय पीनी थी, कह रहे सर आप पहुंचे, मैं चाय आज इकट्ठे पियेंगे, चाय नहीं, वो तो कुछ और ही कह रहे थे, लेकिन वो आज आए ही नहीं। अल्लाह खैर करे, क्यों नहीं आए। अच्छा, कह रहे सेक्शन 34A एग्जामिशन फ्रॉम penalty and default surcharge। तो क्या माफी हो सकती है? एग्जाम्पशन क्या होता है, माफ कर देना, एग्जाम्प्ट कर देना। किससे? पेनल्टी से और डिफॉल्ट सरचार्ज से। किनको? जिन पे पिछले ही सेक्शन में 33 और 34 में आपने पेनल्टियां लगाई, आपने डिफॉल्ट सरचार्ज लगाया, क्या वो पेनल्टी और डिफॉल्ट सरचार्ज आप छोड़ सकते हो? छोड़ सकते हो जी, छोड़ा जा सकता है, माफ़ी हो सकती है। लेकिन माफ़ करने के लिए कौन आएगा? दो हो सकते हैं, या तो एफजी कर सकती है, एफजी मीन फेडरल गवर्नमेंट, या बोर्ड। अगर ये चाहें तो इनको इख्तियार दे दिया गया थ्रू दिस सेक्शन 34A कि अगर आप चाहते हैं कि जो कि 33 और 34 में पेनल्टी और डिफॉल्ट सरचार्ज लगा रिस्पेक्टिवली वो माफ़ कर दिया जाए, तो फेडरल गवर्नमेंट और बोर्ड दोनों कर सकते हैं। तो फेडरल गवर्नमेंट कैसे कर सकती है? फेडरल गवर्नमेंट कर सकती है, नोटिफिकेशन दे दे, नोटिफिकेशन के थ्रू इन ऑफिशियल गजट। और बोर्ड कैसे कर सकता है? थ्रू स्पेशल आर्डर। ठीक होगी जी बात? सही हो गया। तो पहले इसमें क्वेश्चन क्या आ सकता है कि क्या सेल टैक्स एक्ट में कोई ऐसा सेक्शन है जो एग्जेम्पशन ऑफ पेनल्टी और डिफॉल्ट चार्ज को डील करता है? आप कहेंगे जी बिल्कुल है। इसके लिए याद करने के लिए याद कर दें कि ये मेन वाला सेक्शन नहीं है। आप इस तरह अपने माइंड में बना लो ना कि मेन वाले सेक्शन होते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और थोड़े से सब मेन कर लें जो कि 6 और 7 के दरमियान घुस जाते हैं, 34 और 35 के दरमियान घुस गया 34 से। तो ये इस तरह करके याद करें कि ये वो मेन वाला नहीं है, किसी के दरमियान घुसा हुआ है।
तो अगर पेपर में आ जाता है कि सेक्शन 35, 36, 37 या 34A, तो आपके जहन में ये होगा कि एग्जामिशन वाला जो सेक्शन था वो मेन वाला नहीं था, तो ना 34 होगा, ना 36 होगा, ना 37 होगा, ना 35 होगा, जिसके साथ ए भी लगा हुआ है, कोई इस तरह का होगा, तो आपने अपने चांस ऑफ सक्सेस को बढ़ा लिया। ठीक है, तो ये वो वाला सेक्शन है जो घुसा हुआ है दूसरे सेक्शनों के दरमियान। ठीक है, तो ये 34A हो गया, और 34A के मुताबिक हाँ जी बिल्कुल एग्जामिशन हो सकती है पेनल्टी और डिफॉल्ट सरचार्ज से। वो कैसे होगी? वो कुछ ऐसे होगी, फेडरल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन देगी, या बोर्ड जो है वो पेपर में क्या पूछेगा कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो छोड़ सकती है, लेकिन छोड़ने के लिए वो इशू करेगी स्पेशल आर्डर एक बंदे को या क्लास ऑफ पर्सन्स को। आप कहोगे कि नहीं यार स्पेशल आर्डर तो नहीं था, फेडरल गवर्नमेंट विल गिव अ नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजट। ठीक है, वो इस तरह क्वेश्चन बना सकता है, और वो कहता है बोर्ड जो है बोर्ड नोटिफिकेशन के थ्रू कर लेगा, नहीं बोर्ड स्पेशल आर्डर के थ्रू करेगा, और साथ में लिखेगा कि these are the reason we are exempting this person or this class of person। होता है दिस पर्सन मीन अकेला बंदा, या क्लास ऑफ पर्सन के सारे जो पंखे बना रहे हैं उन सबको हम माफ़ कर देते हैं, ये क्लास ऑफ पर्सन हो जाता है। अकेला बंदा होता है जो ख़ास तौर पे जाहिद को कर दिया उन्होंने एग्जाम, फिर उन्होंने, लेकिन क्लास ऑफ पर्सन जो होता है जो एक कैटेगरी में लोग काम कर रहे होते हैं, वो उनकी क्लास है ना, कोई गाड़ियों का कर रहे हैं तो क्लास ऑफ जो पर्सन है वो जो डील करे गाड़ियों को, तो ये उनको क्या कर देगा स्पेशल आर्डर के थ्रू एग्जाम्प्ट कर देगा, लेकिन साथ में रिकॉर्ड करवाएगा कि ये वजूहात है जिनकी बिना पे मैं छोड़ रहा हूँ। तो 34A इज ओवर, नेक्स्ट मूव है। इसके अलावा इसमें और कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता। आप में से कोई ऐसे स्टूडेंट है जिन्होंने अभी तक बुक्स नहीं ली? क्यों नहीं ले रहे आप बुक? आपको लगती है क्या? नहीं, देखो मैं अपने स्टूडेंट, देखो बुक में क्यों बुक पे जोर देता हूँ कि यार देखो बुक का कोई नुकसान नहीं है। आप समझ लो कि आप ठीक है ये फाइनेंशियल बर्डन है, आई बिलीव, आई एग्री विद यू कि पैसे लगते हैं, हाँ लगते हैं जी, लेकिन देखो आज तक आपने, किसी ने MCOM किया, किसी ने MSc इकोनॉमिक्स की, किसी ने LLB किया, किसी ने ICMA किया, किसी ने CA किया, अब वो अपनी जॉब के करीब पहुंच रहे हैं, और थोड़ा सा खर्चा कर लो यार। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि ये वो बुक है जिसको मैं यूज़ करता हूँ, इसमें जो मैं आपको बता रहा हूँ उस पर मैंने दायरे लगाए हुए हैं, उसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है कि मैंने ये चीज़ मिस नहीं होने देनी अपने स्टूडेंट्स के लिए। तो स्टूडेंट अपने अपने बनाए ना, ठीक है, बना के, अच्छा आप ये नहीं बनाओगे तो क्या आप सिर्फ लेक्चर पे रहोगे? जब तक खुद नहीं ये लेक्चर सुन के इस किताब को खोल के खुद नहीं पढ़ोगे काम नहीं बनेगा। लेक्चर सुनो, साथ में फिर अपनी किताब लो, और अपनी किताब सिर्फ MCQs पे ना जाओ। MCQ वो कहाँ से लेके आएगा? उसने भाईजान इसी से उठाने हैं। ये देख लो, ये पीछे वाला देख लेते हैं, ठीक है, ये मैंने आप लोगों को बताने के लिए चीज़ों को हाईलाइट किया हुआ है। चीज़ों एक पूरी लाइन में मैंने 2-2 वर्ड आइडेंटिफाई किए हुए हैं, और जब आपका पेपर होगा और आखिरी 7 दिन होंगे, आपकी किताब आपकी सबसे ज़्यादा अच्छी मददगार होगी। आप उसको खोलेंगे, आप 15 मिनट के अंदर, आधे घंटे के अंदर जो हाईलाइटेड है पढ़ के साइड पे कर देंगे। आपने अगले दिन पेपर देने जाना है, आप रात को इसको देखेंगे, 125 पेजेस होंगे पूरे सेल टैक्स एक्ट के, आप करते जाएंगे, ठीक है, आप उनको देखेंगे, एक एक पॉइंट को गो थ्रू करेंगे, और यही किताब आपको हेल्प कर रही होगी, और इसमें कोई गलती नहीं है। इसके मुताबिक ये वाली लाल किताब जो है ये बेयर एक्ट है, इसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है। तो ये किस लिए है? ये इसीलिए कि आप जिस तरह हम कर रहे हैं, कुछ 4-5 कलर के हाईलाइटर लें, आप लोग भी लें, क्योंकि यू आर माई स्टूडेंट्स। मैं इसका बना के आप लोगों को ये सारी के सारी जो भी रेलिवेंट पोर्शन है आपको प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन फिर भी ये आपकी जिम्मेदारी होगी कि उसको हार्ड में निकाल के अपने पास रखें और उसके ऊपर अपनी निशानियां लगाएं।
ठीक है, ये जितना भी आप देखते जाएंगे पूरे पेज, वैसे बेहतर है कि जो ये- सिनॉप्सिस आपने दी थी बताई थी वो ये आप ज़रूर पढ़ें और साथ में सिनॉप्सिस लें। ये इंशाल्लाह आपको बड़ा अफाका होगा, और जिस दिन आप पेपर दे के आएंगे उस दिन आप कहेंगे कि सर वाकई आपने सही कहा था कि हमने जब अपनी अपनी किताब ली और अपनी अपनी किताब लेके हमने पढ़ा तो हमें वाकई मज़ा आया। ठीक है? ठीक हो गया जी? बाइक मोड पे करते नहीं, चलो, तो ये आप लोगों ने प्लीज़ इसको इंश्योर करना है। आप लोग बुक्स लें और लेक्चर के साथ बुक को पढ़ें। और एमसीक्यू का तो देखो, वो एमसीक्यूज़ का तो इशू नहीं है, वो तो इतने हैं कि आपको बहुत से सेंड कर दिए और ज़्यादा सेंड कर देंगे। 1000-1500 का एमसीक्यूज़ का इशू नहीं है, लेकिन वहाँ पे गलती हो सकती है, इस किताब में गलती नहीं हो सकती। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। मैं बार बार किताब का कहता रहता हूँ, किताब ज़रूर लें, बुक्स ज़रूर लें, ये आपकी सबसे अच्छी दोस्त है। चौंतीस ए के बाद ये एक बड़ा जंप लगा और बाकी दरमियान में जो सेक्शंस हैं वो बहुत हो गए हैं, जो कि ओमिट हो गए हैं, और हम 37 पे आ गए। तो 37 क्या है कि वो कहता है पावर टू समन पर्सन टू गिव एविडेंस एंड प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स इन इंक्वायरीज अंडर द एक्ट। यहाँ पे ताकत दे रहा है 37 में कि पावर टू समन, कि आप किसी को समन कर सकते हैं, बुला सकते हैं कि आओ आके एविडेंस दो या इंफॉर्मेशन दो। अगला बंदा कहता है कि मैंने नहीं आना, तो भाई क्यों नहीं आना? क्योंकि ऑफिसर बुला रहा है तुम्हें। ऑफिसर कौन है? ऑफिसर इंग्लैंड रेवेन्यू। उसको किसने ताकत दी है? उसको कानून ने ताकत दी है। कानून किसने बनाया है? पाकिस्तान की जो जिनको आप लोगों ने अपॉइंट करके भेजा है उन लोगों ने बनाया है। तो आप उनकी बात नहीं मानोगे, नहीं मानोगे तो वो फिर आपके ऑफेंस हो जाएगा, और ऑफेंस होगा तो फिर आपको पिनलाइज कर दिया जाएगा। तो आपको 37 में कहा जा रहा है कि ऑफिसर को पावर दी गई है, ठीक है, वो आपको बुला रहा है, समन कर रहा है, आओ आके एविडेंस दो और आके इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करो। क्यों वो बुला रहा है? क्योंकि उनको ये डाउट है कि कहीं पे टैक्स का क्या हो रहा है, चोरी हो रही है। उस चोरी की इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन करने के लिए या ऑडिट करने के लिए वो आपको बुला रहा है, तो आपको आना पड़ेगा। तो इसमें कौन कौन से पॉइंट हो सकते हैं? इसमें ये क्वेश्चन हो सकता है कि ये जो प्रोसीडिंग स्टार्ट चल रही हैं वो प्रोसीडिंग्स कौन सी होंगी? ठीक है, तो होंगी वो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होंगी। इसके थ्रू अगर आपको बुलाया गया है और प्रोसीडिंग्स हो रही हैं तो कौन सी प्रोसीडिंग्स होगी? जुडिशियल प्रोसीडिंग। वो पेपर में पूछ सकता है कि क्रिमिनल होंगी, जुडिशियल होंगी, लीगल होंगी, रेवेन्यू होंगी, तो आप कौन सा कहोगे? जुडिशियल होंगी। तो किस कानून के तहत हो रही होंगी? पाकिस्तान पीनल कोड। यहाँ से पावर मिल रही है आपको, पाकिस्तान कोड 1860। इसके अलावा इसमें और क्या क्वेश्चन आ सकता है? कहते हैं वो मुझे जाहिद को बुलाता है, तो क्या जाहिद खुद आए? जी, कि जाहिद खुद आए? कहते हैं जाहिद खुद आ जाए या अपने ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव को भेज दे। क्या जिसको बुलाया जा रहा है कि आके एविडेंस दो, इंफॉर्मेशन दो, क्या उस पर फर्ज है कि वो खुद आए? नहीं, वो खुद आ जाए तो ठीक, खुद आ जाए तो ठीक, लेकिन अगर वो खुद नहीं आना चाहता, कोई रीजन है, तो वो अपने AR को भेज दे, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव को भेज दे, अपने वकील साहब को भेज दे। ठीक है, और वो कह रहा है कि कुछ लोगों को इम्यूनिटी हासिल होती है कि वो ना आए तो खैर है। तो जिनको इम्यूनिटी हासिल है, जिनको
इम्यूनिटी हासिल है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर्स के थ्रू, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर्स के थ्रू 1901। आपको ना दो तीन चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। क्रिमिनल के लिए क्या है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 1898। सिविल मैटर्स के लिए कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 और एक है पाकिस्तान पीनल कोड 1860। तो ये तीनों को आप थोड़ा सा रटा लगा लें। ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होंगी, जब भी होंगी तो कहाँ पे जाएंगी, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898। सिविल मैटर होगा तो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर्स 1908 और पीनल पाकिस्तान पीनल कोड 1860। ये है कुछ इसके बारे में, ये आप थोड़ा सा इसको देखें और मेमोराइज करें। हाँ जी क्या होगा? ये कहाँ चला गया? नेटवर्क इशू। आप पे नेट सही चल रहा है मोबाइल पे? मोबाइल सही कर सकते चलो चलाओ इसको, हम डिस्कनेक्ट करते हैं उससे।